3 घंटे 34 मिनट, ए सर्टिफिकेशन, बहुत ज़्यादा वायलेंस, बेतहाशा खून खराबा, नो आइटम नंबर, नो फोर्स्ड कॉमेडी। बॉलीवुड के फॉर्मूला के हिसाब से ये मूवी फ्लॉप होनी चाहिए थी, लेकिन धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ऐसा एक्चुअल में इस मूवी ने किया क्या कि 960 करोड़ इस मूवी ने 24 दिनों में कमा लिए वर्ल्ड वाइड। अक्षय खन्ना का कमबैक हो गया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रणवीर सिंह को लोग प्रेज कर रहे हैं, इवन अर्जुन रामपाल को प्रेज कर रहे हैं। मूवी ने अपनी कहानी भी कही, ऑडियंस को एंटरटेन भी किया, और एंटरटेन करने के साथ साथ ऑडियंस को अनकंफर्टेबल भी किया। इतना सब कुछ इस मूवी ने किया, और अभी भी ये मूवी थिएटर्स में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अभी भी अवतार के सामने लोग इस मूवी को चूज़ कर रहे हैं। वेल, ऐसा क्यों? What has worked for धुरंधर? आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा मौर्य और आप देख रहे हैं सुपर इंडिया, और आज बात करेंगे What worked for धुरंधर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो डायरेक्टर आदित्य धर, जिन्होंने उरी मूवी बनाई थी, उन्होंने गैम्बल खेला। उन्होंने ऑडियंस को बच्चा नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं बोला कि भैया ये है, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स, डेंस और हाइपर रियलिस्टिक वर्ल्ड बनाया जिसके कैरेक्टर्स एक्चुअल वर्ल्ड में भी प्रेजेंट हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट किया करते थे। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उसमें से आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम पे ये कैरेक्टर्स हुआ करते थे। अब अगर नॉर्मली हम मूवीज़ की बात करें जो कि स्पाई यूनिवर्स की मूवीज़ होती हैं, पठान हो गई, टाइगर हो गई, इन सब में बहुत ही ग्लैमरस और स्लो मोशन शॉट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन धुरंधर में हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, बल्कि हमें एक एकदम अलग चीज़ देखने को मिलती है जिसका नाम है जियोपॉलिटिकल रियलिज्म। बॉलीवुड मूवीज़ से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप जियोपॉलिटिक्स में घुसकर एक बहुत अच्छे से उस चीज़ को डिपिक्ट करें। अब देखो, इस मूवी में क्या क्या चीज़ें वर्क करी हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर पहले कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और इन्हीं 3 पॉइंट्स को बेस रख के हम आगे की बातें करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है टाइमिंग। बॉलीवुड में जब ये मूवी आई है, अभी ये मूवी रिलीज़ हुई है, उससे कुछ टाइम पहले ही इंडिया पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे ना कि हम क्या ही बात करें उसके बारे में। एक्चुअल में दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एट द वर्ज ऑफ वॉर थी। दोनों में कभी भी वॉर छिड़ सकता था, लेकिन भगवान की दया से वो वॉर नहीं हुआ। अभी के तौर पे हम लोग इस मूवी के बारे में बात भी कर रहे हैं। लोग ऑलरेडी चार्ज अप हैं यार। एक्चुअल में सबने देखा है कि पाकिस्तान कितना नीचे गिर सकता है, और इस साल हम लोगों ने एक्चुअल में ये चीज़ देख भी ली कि पाकिस्तान के जो दरिंदे हैं वो कितने ज़्यादा, क्या ही कहूँ यार मैं उस बारे में। खैर, उस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो वो है कास्टिंग। देखो, कास्टिंग में रणवीर सिंह को कास्ट करना एक बढ़िया प्लान था, क्योंकि रणवीर सिंह भाई पावर हाउस है, वो स्टार पावर लाता है। लेकिन इस मूवी के जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, जो बाकी एक्टर्स हैं, चाहे अक्षय खन्ना हो, चाहे आर माधवन हो, इवन भाई आतंकवादी का कैरेक्टर प्ले कर रहे अर्जुन रामपाल हो, इन सब का कॉम्बिनेशन ना लीथल हो चुका है। इन सब ने मिलकर तबाही मचा दी है। और भाई, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नो अपॉलॉजी नैरेटिव। मूवी बहुत ज़्यादा नो अपॉलोजेटिक हो जाती है। देखो, जब भी हम पाकिस्तान के बारे में इंडियन मूवीज़ में देखते हैं तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं, भाई पाकिस्तान में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अमन की आशा टाइप चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन धुरंधर मूवी ने कहा कि भाई नहीं, दुश्मन मतलब दुश्मन। वो अनअपोलोजेटिकली मास ऑडियंस को ये क्लिक करवा देते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे 90% लोग इंडिया के बारे में बुरा ही सोचते हैं। इंडिया के बारे में कभी भी वो अच्छा नहीं सोचेंगे। और ये चीज़ एविडेंटली है यार, ये चीज़ तो हम लोग सब जानते हैं कि एक्चुअल में कोई भी पाकिस्तानी इंडिया के बारे में अच्छा तो नहीं बोलता है। जो अच्छा बोलता भी है, उसके साथ वहाँ क्या होता है वो उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ। देखो, कहानी की तरफ आते हैं। किसी भी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कहानी, और इस मूवी की जो कहानी है ना वो इतनी ज़्यादा लेयर्ड है और इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक है कि भाई तुम लोग एक्चुअल में हिस्ट्री की तरह इस चीज़ को देख रहे होते हो। अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मूवी जो है वो ट्रू इवेंट से बेस्ड है, ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है।
एक्चुअल में इवेंट्स जो है वो किस तरीके से हुए थे वो अभी आप लोग अगर ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ पर ली गई है, लेकिन स्टिल जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे अक्षय खन्ना का रहमान डकैत प्ले करना हो, चाहे रिजवान इलियासी का कैरेक्टर हो जो कि अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है, या फिर पाकिस्तान के और अलग अलग कैरेक्टर्स, इन सारे ही कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से कास्ट किया गया है। और मूवी में लियारी नाम की एक जगह है जिसके बारे में, जिसकी पॉलिटिक्स को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसके गैंग वॉर्स को यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह उठाकर देखोगे ना तो आप लोगों को एक्चुअल में तो पता लगेगा कि जो भी लोग अभी पाकिस्तान में कह रहे हैं कि नहीं भाई लियारी का तो कल्चर अलग है और लियारी में गैंग वॉर्स वगैरह नहीं होते थे, एक्चुअल में न्यूज़ वगैरह पुरानी उठा के देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि लियारी में कितने गैंग वॉर्स हुआ करते थे, कितना ज़्यादा ख़तरनाक एरिया हो चुका था वो। ये तो थी पूरी की पूरी इसके बारे में स्टोरी का नैरेटिव, किस तरीके का नैरेटिव जो है वो मूवी ने बनाया। अब बात आती है कि इस मूवी ने कौन से इमोशनल एंगल को हिट किया जहाँ पर बहुत सारी इंडियन ऑडियंस जो है इस मूवी के लिए मतलब बार बार थिएटर्स जा रही है और बार बार इस मूवी को देख भी रही है। ये मूवी जो है वो एक्चुअल 26/11 के अटैक्स के पीछे के रेफरेंस देती है। जी हाँ, 2008 का वो दर्दनाक दिन जब हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा बेकार और बहुत ही ज़्यादा बदतर टेररिस्ट अटैक देखा था। 2008 का टाइम था, मैं 5वीं क्लास में था, मैं स्कूल से आया, एग्ज़ाम टाइम चल रहा था। न्यूज़ में हम लोगों ने देखा तो एक्चुअल में हम लोगों को देख के वो चीज़ दिखाई दी वहाँ पर कि यार टेररिस्ट अटैक हुआ है। उसी से 1 साल पहले 2007 में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और 2008 में 26/11 हम लोगों को वहाँ पर जो देखने को मिला, हर हिंदुस्तानी का दिल ना भाई इस चीज़ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा फट जाता है, कलेजा फट जाता है जब आप इस चीज़ के बारे में सुनते हो कि भाई 26/11 जैसा अटैक भारत में हुआ था। और इसी चीज़ का रेफरेंस जो है ना वो मूवी में दिया गया है। अब मूवी में एक सीन आता है जहाँ पर 26/11 का अटैक टीवी पर दिखाया जा रहा होता है और सारे आतंकवादी, चाहे रहमान डकैत हो, चाहे रिजवान इलियासी हो, चाहे कोई और हो, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मज़े कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं हमारे न्यूज़ चैनल को देखकर। और वहीं पर रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है जो एक्चुअल में एक इंडियन है, उसके एक्सप्रेशंस देखकर ही पता लगता है कि एज एन इंडियन आप लोगों को वो सीन देखकर कैसा लगेगा। वो सीन देखने में ही ऐसा लगता है कि भाई बस तुम सोचो कि यार वो बंदे अगर तुम्हारे सामने होते तो तुम उनके साथ क्या करते। बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो इमोशनल एंगल है ना लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा हिट किया गया है इस मूवी में। और उस इमोशनल एंगल की वजह से लोग वैसे ही चार्ज्ड अप थे, और ज़्यादा चार्ज्ड अप हो गए और इस मूवी को और ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। अब यहाँ पर जब आप देखते हो कि एक इंडियन स्पाई है जो कि वहाँ पर बिठाया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, और वो जो स्पाई है ना वो बहुत सारी इंटेल्स आपको लाकर दे रहा है, तो एक्चुअल में एक ऑरा फार्मिंग वाली चीज़ भी हो जाती है वहाँ पर, जिसकी वजह से ना इंडिया को एक प्राउड करने का मौका मिल जाता है। हम इंडियंस को एक प्राउड करने का मौका मिल जाता है कि भाई यहाँ बैठे बैठे हम पाकिस्तान में गेम खेल सकते हैं। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारी रील्स वगैरह भी भाई आ रही हैं कि एक्चुअल में किस तरह से जो स्पाइस का नेटवर्क है वो काम करता है डिफरेंट देशों में। इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि चीज़ें फिर पॉलिटिकल हो जाएंगी। बट इमोशनल एंगल की अगर मैं बात करूं तो इमोशनल एंगल में हर इंडियन के दिल में 26/11 का जो अटैक है ना, वो अभी भी वो घाव हमारे दिलों में बहुत ही ज़्यादा ताज़ा है और अभी भी हम लोग उस चीज़ को भूले नहीं हैं। ये मूवी हमें उसी चीज़ को बार बार याद दिलाती है। देखो इमोशनल एंगल की बात को यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं और बात करते हैं एक्चुअल में कि इस मूवी के नंबर्स क्या हैं। अब देखो डेटा की बात करें तो हम लोगों को पता लगता है कि इस मूवी ने अपने पहले ही दिन 28.6 करोड़ की ग्रैंड ओपनिंग दी थी। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड स्टार्ट थी। और जहाँ पर इस मूवी को सॉलिड ओपनिंग मिलने के बाद कई बार मूवीज़ नीचे आती हैं, वहीं पर इस मूवी ने 9वें दिन पर, जो कि अगला वीकेंड था, अगले वीकेंड पर 53.7 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था और 10वें दिन पर 58.2 करोड़ का। मतलब तुम समझ रहे हो, अगले वीकेंड पे सैटरडे और संडे में इस मूवी ने 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस कर लिया था।
मतलब कि वर्ड ऑफ माउथ इस मूवी के लिए इतना ज़्यादा काम कर रहा था कि लोग अपने दोस्तों को खींच खींच कर लेकर आ रहे थे इस मूवी को देखने के लिए। देखो, इस मूवी के आने के बाद अवतार भी थिएटर्स में आई है, लेकिन इंडिया में अभी भी लोग धुरंधर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय अवतार के। देखो, अवतार के बारे में किसी और टाइम बात करेंगे, लेकिन फिर भी धुरंधर को लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं यार, ओवरसीज़ मार्केट में 190 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया है इस मूवी ने। यूएस यूके में बैठे जो इंडिया के लोग हैं वो अपने रूट्स और नेशन को एक और बार आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और वो इस मूवी को इंटरनेशनली सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब देखो, इतनी सारी बातें हम लोगों ने इस मूवी के बारे में करी हैं, तो कुछ जो क्रिटिसिज्म इस मूवी के लिए आ रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और ये क्रिटिसिज्म भी एक्चुअल में अपने आप में एक तरीके से इस मूवी को बिल्ड करता है और इस मूवी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। देखो, सबसे पहली बात धुरंधर का नॉन अपोलोजेटिक होना। धुरंधर में जितना ज़्यादा खून खराबा दिखाया गया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है अभी के टाइम पे। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई धुरंधर जो है वो बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया है उसमें। और यहाँ पर फैक्ट की बात अगर हम लोग करें तो काफ़ी सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि धुरंधर में जो दिखाया गया है वो 1% भी नहीं है जो एक्चुअल दुनिया में हुआ था। अब अगर हम कंट्रोवर्सीज़ की ही बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये जो मूवी है ना, इसका कलेक्शन 1000 करोड़ भी हो जाता है, लेकिन गल्फ़ की कंट्रीज़ में ये मूवी बैन है फॉर सम वेरी 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 वैलिड रीजंस। क्योंकि इस मूवी में हमें ये भी दिखाया गया है किस तरीके से टेररिज्म को पाकिस्तान फंड करता है और उस फंडिंग को वो कहाँ से लेकर आता है और किस ज़रिए वो भारत तक उस फंडिंग को पहुँचाता है। इस वजह से ये जो मूवी है ना वो काफ़ी सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में बैन हो रखी है। अब आते हैं एक और बहुत बड़े जो क्रिटिसिज्म है जो इस मूवी को मिला था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है जो इस मूवी के लिए हुई थी, वो ये है कि हमारे एक ऐसे शहीद के बारे में जिन्होंने एक्चुअल में इस मूवी में दिखाए जो स्पाई कैरेक्टर है वैसा कुछ काम किया था। देखो, मूवी में दिखाए गए स्पाई कैरेक्टर को ये बताया गया है कि वो आतंकवादियों के इलाके में जाता है, उनसे दोस्ती करता है और उनको उनकी पूरी की पूरी खबर भारत को भेजता है। वेल, ऐसे ही हमारे एक एजेंट थे, पैरा एसएफ के एक मेजर थे, उन्होंने भी इसी तरीके से आतंकवादियों की नाक में दम किया था। उन्होंने भी एक अंडरकवर एजेंट बनकर आतंकवादियों का सफाया किया था। और उनकी फैमिली का ये बोलना है कि भाई एक्चुअल में ये जो मूवी है ना वो उनकी स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है, लेकिन उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया है। और एक चीज़ और उनकी फैमिली ने ये बोली है कि इस तरह से एजेंट्स की लाइफ को प्रॉपरली मूवी में दिखाना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और यहीं से आता है नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी सारे लोग तर्क भी दे रहे हैं कि यार अगर इंडिया और पाकिस्तान के कुछ भी रिलेशंस हो और मूवी में हम लोगों ने जो दिखाया है एक्चुअल में कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इंडिया से एजेंट्स भेजते हैं पाकिस्तान में। अब इस बारे में काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस मूवी में जो ये चीज़ दिखाई गई है कि इंडियन एजेंट जो है वो पाकिस्तान में जाकर इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करता है टेरर नेटवर्क्स में और उस चीज़ को हम लोगों को मूवी में दिखाया भी गया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तब तक मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। देखो, मूवी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मूवी की कास्टिंग प्लस उसके जो कैरेक्टर्स हैं। लियारी की बहुत सारी गैंग्स के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं ना उनका रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं जैसे कि अजीत डोभाल जी का जो एक कैरेक्टर है जो कि आर माधवन ने प्ले किया है अजय सान्याल के नाम से। देन उसके बाद लियारी गैंग वॉर्स जो है उसमें रहमान डकैत का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में रियल लाइफ गैंगस्टर था। और यहाँ पर जो एक और कैरेक्टर है चौधरी असलम का, वो भी एक रियल कैरेक्टर था जो कि एक कॉप था पाकिस्तान का, जिस बंदे के ऊपर नाम आता है कि उसने रहमान डकैत को मारा था। अब इस तरीके का वर्ल्ड अगर बनाया जाता है और इस तरीके के वर्ल्ड में अगर आप एक अपना स्पाई भेजते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ड्रामेटाइज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वहाँ से अलग तरीके से निकल के आती हैं। और धुरंधर जो है ना वो आप लोगों को बिल्कुल भी ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि भाई यहाँ पर कुछ भी फिक्शनल चल रहा है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये सब चीज़ें तो एक्चुअल में रियल में होती ही होंगी पाकिस्तान में। और यार किसे पता है एक्चुअल में इससे ज़्यादा बदतर चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में।
खैर पाकिस्तान के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन इस मूवी के बारे में एक और चीज़ बोलूँगा कि इस मूवी ने अपनी हाइप किस तरीके से बनाई है। देखो पार्ट 1 है ये मूवी का, 3.5 घंटे की मूवी है, जबकि 4 मिनट उसमें और भी ज़्यादा है, 3 घंटे 34 मिनट की ये मूवी है। स्टिल ये बस एक पार्ट है मूवी का, पिक्चर तो अभी बाकी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म कर दिया जाता है कि धुरंधर 2 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में आ जाएगी। आदित्य धर ने इससे एक चीज़ शुरू करी है कि पार्ट 2 का सागा जो है वो इस तरह से प्लान किया है कि पार्ट 1 जैसे ही लोग देखेंगे वो एंगेज होंगे और पार्ट 2 के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। दोनों पार्ट्स एक साथ शूट हुए हैं और इसमें हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसी डेट पर यश की एक और मूवी टॉक्सिक भी आ रही है। अब देखो नॉर्थ वर्सेस साउथ का ये क्लैश तो होने वाला है, लेकिन धुरंधर 2 तुम लोग बताओ क्या ये मूवी जो है अपनी हाइप को मेंटेन कर पाएगी? क्या धुरंधर 2 भी उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी जितना सक्सेसफुल अभी धुरंधर चल रही है? मैंने तो अपने पॉइंट्स बता दिए कि एक्चुअल में व्हाट वर्कड फॉर धुरंधर। उसकी कास्टिंग वर्क करी, उसकी राइटिंग वर्क करी, उसका सिनेमा वर्क किया, और इवन जो लोग उसे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं ना, वो बहुत पॉलिटिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन जो मूवी का जो एक्चुअल में सिनेमैटिक फ्रेमवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है। एक्टर्स लाइक ऋतिक रोशन, इवन संदीप रेड्डी वांगा जैसे डायरेक्टर, इवन आपके और लोग जो कि एक्चुअल सिनेमा को प्रेज़ करना जानते हैं, उन्होंने इस मूवी को काफ़ी अच्छे से क्लेम किया है कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुमने धुरंधर देखी कि नहीं देखी, और देखी तो तुम्हें कैसी लगी। मुझे ये मूवी सच बताऊं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी ज़्यादा देखा मैंने इस मूवी को। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे इस मूवी को देख के मज़ा आया, क्योंकि यार दुख हुआ था एक्चुअल में। मज़ा तो नहीं आया था मुझे ये मूवी देख के, क्योंकि जब मैंने इस मूवी की स्टोरी देखी तो अंदर ही अंदर मैं पूरी तरीके से किलस चुका था। अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए मैं ये बोलूँगा कि एक्चुअल में ये मूवी जो है वो आने वाले टाइम पे मास्टरपीस बन सकती है। लेकिन अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो इसे थिएटर्स में जाके ज़रूर देखना, कि इस मूवी को थिएटर्स में देखना एक अलग एक्सपीरियंस है। एज एन इंडियन मैं चाहूँगा कि ये मूवी 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट करे और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। पाकिस्तान कुछ तो काम आए यार हम लोगों के। इसी नोट के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सुपर इंडिया एंड शिवा मौर्य। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ बताना धुरंधर के बारे में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।